नमस्ते, स्वागत है आपका जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में। आज हमें फिर से ज्वाइन किया है एक बेहद खास मेहमान ने। हमें ज्वाइन किया है तिलक देवेश्वर जी ने। आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, एक प्रोलिफिक ऑथर हैं, 4 किताबें लिख चुके हैं पाकिस्तान पे। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए तिलक जी। Thank you so much for inviting me. Pleasure to be back on your show. थैंक यू सो मच। तिलक जी, हम हमेशा देखते थे कि भारत को जब भी कोई सफलता मिलती थी, पाकिस्तान में उसके बारे में बात नहीं होती थी। हाल ही में भारत ने अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया और इस बार जो हमें देखने को मिला वो बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ था पास्ट में जो देखने को मिलता था उससे। पाकिस्तान में ना सिर्फ एक कंग्रेचुलेटरी सेंस हमें नजर आई टुवर्ड्स इंडिया, बल्कि एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी नजर आई पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेके। क्या ये कहना सही होगा कि जो भारत की दुश्मनी की जो बुनियाद थी पाकिस्तान की, जिसको एक इदारे ने बनाया था, वो बुनियाद कहीं ना कहीं हिल चुकी है और पाकिस्तान के लोगों में ये शऊर आ चुका है कि भारत दुश्मनी की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए? सही आपने सही फरमाया, क्योंकि जो मीडिया है या टॉक शोज हैं, जो पॉडकास्ट और वीलॉगर्स जैसे कहते हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस द बोर्ड सबने बहुत सहारा है, बहुत इसकी प्रशंसा की है, बहुत अप्रिशिएट किया है कि दैट इंडिया हैज रीच्ड अ माइलस्टोन जो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, जो साउथ पोल पे जो लैंड किया है। सो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एडमिरेशन एंड यस, एक तरफ से ये भी फीलिंग है कि दे हैव मिस्ड द बस, कि वो एक चीज के पीछे दौड़ते रहे पिछले 70 साल और इंडिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, और उसके लिए वो 2-3 चीजों पे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये एक इदारे की बात है। इसी ये जो पाकिस्तान की आज जो सिचुएशन है, ये पाकिस्तान बनने से पहले ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान मूवमेंट में जिस तरह की वो मूवमेंट थी, द मूवमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो उभर कर आइडियाज आए और जो लीडरशिप थी, जिस पाथ पे उन्होंने पाकिस्तान को डाला, यू कैन ट्रेस द ओरिजिन्स बैक फ्रॉम देयर। और उसी से ये आज की ये नहज पर वो पहुंचे हुए हैं कि दे आर सो पीछे, कितना पीछे चले गए। अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि भाई इंडिया तो वहां मून पर पहुंच गया, हम कहाँ पर। अब वही मार धाड़, वही रेडिकलाइजेशन, उसी पे हम लगे हुए हैं। तो यस, देयर इज अ रियलाइजेशन कि बहुत पीछे रह गए और इंडिया का कहाँ पहुंच गए। ये सच में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है या फिर जस्ट पाकिस्तान की फौज के जो एक्सेसेस रहे हैं अगेंस्ट द सिविलियंस? जैसे अभी हमने देखा इमरान खान को भी जेल में डाल दिया है तोशा खाना के केस में, और ठीक है उनकी कन्विक्शन हुई है, बट जो हम अब देख रहे हैं कि उनकी अपील्स वो कर रहे हैं उसमें उनको रिलीफ नहीं मिल रहा और वो लीगल फंड भी रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक देयर इज इंडीड एन ideological shift, or this is just frustration against the army which is now translating into admiration for India? Because even Fawad Chaudhry did that, no? Recently. Yeah. He was the But guy who used to make fun of everything. yeah. नहीं, I don't think so there's an ideological shift. You see, जो आइडियोलॉजी इनको स्कूल में पढ़ाई जाती है राइट फ्रॉम देयर, और जिस तरह का प्रोपागेंडा पिछले 70 साल में हुआ है कि इंडिया इज द एनिमी, दुश्मन है तो इंडिया है, तो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इन कमिंग। सो अभी ये टैक्टिकल कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, एलिनेशन कह सकते हैं, कि ईर्ष्या भी कह सकते हैं, कि हम कहाँ रह गए और इंडिया कहाँ पहुंच गया। तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट अभी नहीं आया। अब आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के लिए काफी टाइम लगेगा उनको रियली रियलाइज करने के लिए कि दैट वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और जो हम 70 साल से हमने एक जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, एंड जो नजरिया है पाकिस्तान है विच इज बेस्ड ऑन हेट्रेड, एनिमिटी टुवर्ड्स इंडिया, और कश्मीर हम लेके रहेंगे, ये सब चीजों को दे विल हैव टू वॉक बैक, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रियलाइज कि इस दुश्मनी से हमें कुछ नहीं मिला और दुश्मनी से हम इतने पिछड़ गए हैं और इंडिया कहाँ का कहाँ चला गया। इसी चंद्रयान इज द मोस्ट विजिबल सिंबल। अब उनके टॉक शोज भी देखे, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इंडिया की नेशनलिज्म की बड़ी प्रेज होती है कि दैट वी टेक प्राइड इन आवर कंट्री। हमारे जो लीडर्स हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, ये नहीं कि जो ऑपोजिशन में जाके लंदन में जाके बैठ जाते। पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट में थे पहले,
वो सब लंदन में जाके बैठे हुए हैं. Here everybody is there in India itself. So they see all these things. They recognize it. पर उनके अंदर आइडियोलॉजिकल हेट्रेड इतना भरा हुआ है, सो इट विल टेक टाइम. बट ये शुरुआत है. यस, जो आपने कहा, ये शुरुआत सर्टनली है, बट इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला. वो फवाद चौधरी का आपने जो जिक्र किया, इन सम सेंस, जब उसने कहा कि पीपल शुड वॉच इट लाइव एंड ऑल दैट, होप, आई एम श्योर वो भी होप कर रहे थे कि अगर फेल हो गया तो बड़ा मजा आएगा, सब लोग देख रहे होंगे एंड ऑल दैट. इतनी जल्दी ये नहीं बदलते. दीज आर पॉलिटिशियंस हु कैन बेंड विद द विंड. जिस तरह हवा चल रही है उस तरह बेंड कर देंगे, बट डीप डाउन उनके अंदर जो आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स है उनकी, दैट इज बेस्ड ऑन एनिमोसिटी टुवर्ड्स इंडिया. देखिए, फवाद चौधरी, आपके हिसाब से ऐसा नहीं कि वो बदल गया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे जो लोग हैं इनके अंदर इतनी नफरत होती नहीं है जितनी ये दिखाते हैं जब ये इक्तदार में होते हैं? इज इट ऑल्सो टू डू विद द पावर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान कि जब आप इक्तदार में होते हो तो आपको भारत दुश्मनी बेचनी पड़ती है, अदरवाइज आपका ज्यादा कुछ हो नहीं सकता वहां पे, या फिर मतलब नहीं, see, that is very easy to say. Actually we don't mean it. अरे, you are a politician, you have been a minister. जो आप कहते हो, that is taken at face value. अब मैं क्यों उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं. भाई, आपने एक स्टेटमेंट कही है, you stick by that statement and I believe what you're saying at face value. And क्योंकि जो स्टडी करे उनसे, जो उनके अंदर जो and to an extent, yes, I don't blame them because they've been brought up in that manner. They've been brought up to say all these things and they actually start believing in it. आपको अगर स्कूल से पढ़ाया गया है कि हिंदू आपका दुश्मन है, टेक्स्ट बुक्स गवर्नमेंट स्कूल्स हों, मदरसास की तो बात छोड़िए, गवर्नमेंट स्कूल में आपके टेक्स्ट बुक्स में अगर आपको ये पढ़ाते हैं, when you go into from 5th class onwards, so by the time you leave school and you come out, तो आपके मन में तो hatred towards India है. बिल्कुल. So that is always that is the thing. So I will not give anybody a benefit of the doubt कि नहीं ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए. भाई, तुम्हें सरवाइव करना तो then you do it in some other way. Why blame me? क्योंकि ये सारे ऐसे ही करते हैं ना, तो वो इतना एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है. इवन इमरान खान जब वो इलेक्ट नहीं हुए थे उससे पहले, या सिलेक्ट नहीं हुए थे उससे पहले, वो हमेशा माइनॉरिटीज की बात करते थे, वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बात करते थे, वो कहते थे कि जितने हमारे हमसाए मुल्क हैं उनके सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए. बट जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उनका बिल्कुल नजरिया ही चेंज हो गया. अच्छा, नहीं, कैसे देखते हैं? वो सब कहते हैं कि हम नेबर से सब अच्छे रिलेशन चाहते हैं, मगर पहले कश्मीर का इशू रिजॉल्व करो. एंड नाउ पहले इट बी अमेज दैट जो अयूब खान के टाइम में एंड ऑल द लाइन वाज कि द हिंदू इज वीक, द हिंदू कैन नॉट स्टमक मोर देन अ कपल ऑफ ब्लोज गिवन एट द राइट टाइम एंड प्लेस. अब वो कहते हैं हिंदू जेनोसाइड, द हिंदू क्या हिंदुत्व, and India is no longer secular. So they keep changing the way their perception of India. But deep down उनको ये है कि they preferred the old India which was weak, and old India that they could do what they wanted. और रिएक्शन यहाँ से नहीं आता था. अब वो बात नहीं है ना. अब तो रिएक्शन आता है और बहुत करारा रिएक्शन आता है. And more than that, India has now come to a position कि we don't care. आपने नहीं बात करी, बात करो. हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क आपको पड़ रहा है. आपकी ट्रेड, आपकी मेडिसिन, आपको वट एवर यू वांट. हमें हमारे आर एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग विदाउट द ट्रेड विद पाकिस्तान. तो हमें फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज व्हाट पाकिस्तान दे हेट द मोस्ट. इंडिया इग्नोरिंग देम. दे डोंट लाइक टू बी इग्नोर्ड बाय इंडिया. और हमें कोई नहीं बात करनी, मत बात करो भाई. कौन कह रहा है बात करने के लिए? हम तो नहीं खड़े वाघा पे मोमबत्तियां लेके. सम पीपल्स डू दैट. But by and large, the Indian population is not standing at Wagah waiting कि आओ भाभी हमसे बात करो. नहीं, इस बार तो हद हो गई है क्योंकि उनके टीवी चैनल्स पे भी चंद्रयान 3 की बात हो रही है. वरना वहां पे हमेशा टीवी पे तो बिल्कुल एक सेंसरशिप रहती थी कि इंडिया में कोई भी, इंडिया ने किसी भी तरह की सक्सेस अचीव की है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होनी. हालांकि अगर कोई चूक हो जाती थी हमसे तो उसके बारे में बड़ी बढ़ चढ़ के बात होती थी और फिर कहा जाता था ये अल्लाह का अजाब है और ये जो कश्मीर में कर रहे हैं उसका बदला इनको मिला है, ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है.
अब भी उनको शायद फिर क्रेडिट करना चाहिए हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, अगर वो समझते हैं हर चीज इसीलिए हो रही है, तो अगर हम कोई सफलता पाते हैं तो फिर भी उनको क्रेडिट करना चाहिए कि भाई इंडिया में अगर हिंदुत्व पॉलिटिक्स चल रही है तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए तो वो और अच्छा ही साबित हो रहा है ना। हाँ, ये जो इवेंट था ये इग्नोर नहीं कर सकते, दे कुडंट इग्नोर इट, द होल वर्ल्ड वाज लुकिंग एट चंद्रयान, क्योंकि ये ऐसी यूनिक चीज थी टू लैंड अ मिशन ऑन द साउथ पोल, किसी ने नहीं किया पहले। बिल्कुल। The 3 countries which have landed earlier, US, Russia and China, they have not landed on the South Pole. So ये जो इंडिया की अचीवमेंट था, they could just not afford to ignore. बिल्कुल। नहीं तो वीलॉगर्स हैं, जो पॉडकास्टर्स हैं, they are all talking about it, so they had to show it live. और कहीं बीच में मन में जरूर था यार, ये फेल हो जाएगा तो सबकी दुनिया के नजरों के सामने फेल होगा तो बड़ा मजा आएगा, you know, that feeling amongst some people at least would have been there. But ये अच्छी बात है, you appreciate achievements, you see, और उनके लिए science is just not what it should be in Pakistan. There are very eminent intellectuals in Pakistan. Parvez Hoodboy hai, Kaiser Bengali, all these kind of people. They say, why is science not taught? Science is just not taught over there. So when an achievement like this comes, going to the moon, so they are absolutely stunned कि भी हम तो एक, जैसे आपने बहुत एक फनी इंटरव्यू सुना होगा, वो आदमी कह रहा है कि हम तो पहली चंद्रमा में हैं, तो गाइस आप कैसे, हाँ, कहते हैं चंद्रमा में क्या कहते हैं, गैस है, he says नहीं तो यहाँ भी गैस नहीं है, चंद्रमा में पानी है, नहीं तो यहाँ भी पानी नहीं है, लाइट चंद्रमा में है, कहता नहीं, कहता यहाँ भी लाइट नहीं है, तो हम तो पहले ही चंद्रमा में, being in a sarcastic manner. So they also realize, so there's a lot of, the whole system, education system is such that it does not excite the imagination of a child. मुझे भी advancement. There is no room for academic inquiry. मतलब बिल्कुल लोगों को जहन बंद करके रखे हैं. But we should credit where due. लोगों का sense of humor आज भी पाकिस्तान में अच्छा खासा है. जैसे ये जो अपने पे जोक करना, मतलब ये सबके बस की बात नहीं है. नहीं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबियत है. फिर आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी people will come up with hilarious stuff. वो इमरान खान के बारे में कहते थे ना कि अब तो हमें घबराने दो, so many things. So the sense of humor is phenomenal. No doubt about it. बिल्कुल. एक चैनल है सलमान सैफ करके, एक लड़का है, जब आपको मौका मिलेगा एक बार चेक करिएगा, वो भी ऐसे लोगों के रिएक्शंस लेता है, तो बहुत मजे की बातें होती है, बहुत, मैं तो इतना हंसती हूँ देख के, पूरे दिन की आपकी थकन चली जाती है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. इमरान खान के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं आप? एक इतने बड़े नेता से उनको, ही इज बीन रिड्यूस्ड टू अ नोबडी, जो उनकी इतनी ज्यादा सिंपैथी रखने वाली जुडिशरी थी, उन्होंने भी एक किस्म का उनको बस के नीचे धकेल दिया है. और जुडिशरी की अब ज्यादा चल भी नहीं रही है ना, वो उसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए हैं. हाउ डू यू सी हिज फ्यूचर? डू यू थिंक उनके कोई चांस है बाहर आने के, कोई डील वील हो सकती है, या इट्स ओवर? सो बिफोर आई कम टू दैट, जुडिशरी के बारे में, क्योंकि द चीफ जस्टिस इज ट्राइंग हिज बेस्ट. अभी भी देखो, ये तोशाखाना केस में जो गया था, मैटर इज एक्चुअली इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ द चीफ जस्टिस टप्पा कर पड़ गया कि नहीं, हम इसको हेयर करेंगे एंड देन वी कैन गिव रिलीफ, एंड ही हैज क्रिटिसाइज्ड the judgment of the lower court कि there are a lot of gaps और इसमें बहुत खामियां हैं जजमेंट में. तो पहले उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर दी है. सो अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हु इज एक्चुअली लिस्निंग टू द अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, अब वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी गिवन इट्स माइंड. तो पार्ट ऑफ द, अब ही इज रिटायर्ड आई थिंक 16th of September, तो तब तक तो वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को रिलीफ करके इस तोशाखाना केस से उसे कर दे. बट द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट, द आर्मी इज अवेयर ऑफ इट. उसके खिलाफ को 120 FIR दर्ज हैं या 150 FIR दर्ज है, एंड ही हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड. तोशाखाना केस में तो वो जेल में है. तो जेल में होते हुए ही इज बीन अरेस्टेड अगेन इन द साइफर केस, द साइफर कंट्रोवर्सी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. उसके पीछे प्रेसिडेंट का भी जो कंफ्यूजन प्रेसिडेंट ने कॉज किया है, दैट इज आल्सो लिंक्ड टू दिस. तो मुझे लगता है इमरान खान का मुस्तकबिल इन द इमीडिएट फ्यूचर तो बहुत डार्क है. आई डोंट, एंड ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. उसके पार्टी न्यू चैप्टर हैज ओपनड अप इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन पंजाब. हिज सपोर्टर्स इज परवेज खटक एंड जहांगीर तरीन, हु वाज एट वन स्टेज वेरी क्लोज टू हिम. उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बना ली हैं. लॉट ऑफ पीपल हु हैड जॉइंड हिम, द सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, जो उसको ज्वाइन किया था, वो छोड़ के चले गए हैं. And I have joined other of these two parties or are staying away from politics. So I don't think
कि he will not contest, he will not be able to contest, और दूसरा, how many people actually will look for tickets or PTI tickets because they know this party is not coming back. See, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पिछले 10 इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन में 1970 से लेकर आज तक जो भी पार्टी इक्तदार में थी वो इलेक्शन जीत के वापस नहीं आई नेक्स्ट इलेक्शन में, मे बी 2 इलेक्शंस के बाद आ गई हो, बट नोबडी हैज कम बैक टू पावर. सो पीटीआई का पावर में आना गोइंग बाय द पास्ट ट्रेंड्स नामुमकिन है. So it will be very difficult for Imran Khan. So I think in the short and medium term, he does not have a chance of coming back. But मुझे तो लगता है उसको ये केसेस झेलने पड़ेंगे और एक के बाद एक. अभी जैसे वो अल कादर ट्रस्ट है, फिर फॉरेन फंडिंग केस है, दिस साइफर का केस है, so many other corruption cases, and then for participating or instigating this May 9th attack on army institutions and the Martyrs Memorial, उसके खिलाफ there's a lot of proof that the army has collected. He's going to be charged. That will be under the Army Act and the Official Secrets Act. So ये amendment हुआ था, which the president is now disputing. Under that, उसमें भी निकलना बड़ा मुश्किल है. तो despite some effort, sorry, कहिए आप, go ahead. मैं उसके बारे में भी बात करना चाह रही थी, अमेंडमेंट के बारे में, बट उससे पहले मुझे ख्याल आया कि ये क्या चक्कर है कि इमरान खान के पास पैसे नहीं अपने केस लड़ने के, क्योंकि आपने देखा वो पीटीआई का जो ऑफिशियल हैंडल से कह रहे हैं इमरान खान के लीगल डिफेंस फंड हमने सेटअप किया है और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें. You see, पाकिस्तान में ये फॉरेन फंडिंग, दिस what was it called, this क्राउड फंडिंग, और डैम का भी किस्सा था जो फॉर्मर चीफ जस्टिस से सकीर नजर निसार क्राउड फंडिंग की, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा मंगाया, कहाँ चला गया पैसा, नोबडी नोज where that money has gone. तो इसमें भी लीगल ये है, not only the money but getting everybody involved, telling the diaspora, look, I need your help. आप वहाँ प्रोटेस्ट करें एंड वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनको बोलें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का प्रेशर बनाए. तो ये उस मकसद ये है, नॉट कि उसके पास पैसे नहीं है, बट की वो पर्सन, उसका जो लॉयर था, आई थिंक हिज नेम इज हारिस something, who was heading his team, right? He has resigned today or yesterday he resigned because वो बड़ा aggressive stance ले रहे थे on the Islamabad High Court, the other lawyers, so he has resigned. तो पैसे उसके पास certainly हैं, but how good his legal team is going to be going in the future, अब पता नहीं वो क्या करेंगे. नहीं, मेरी जितने लोगों से बात हुई है वहां पे, वो ऐसा कह रहे हैं कि इमरान खान की ये आदत है मांगने की. इनफैक्ट उनके जो दोस्त यार भी है ना, वो कहते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे हमें इमरान खान ने भीख मांगने के लिए नहीं कहा. और लोग हैरान है इस बात पे कि ये बंदा अपने खुद के लीगल डिफेंस पे भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहता. उसके लिए भी उसकी कोशिश है कि दूसरे कंट्रीब्यूट करें, दूसरे मुझे ज़कात दें और मैं अपना केस लड़ूं. ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के पास इतने पैसे नहीं है कि वकीलों को दिए जा सके. और जो लॉयर की आप बात कर रहे हैं ना, अपेरेंटली वो इसीलिए पीछे हटा है कि उसको फीस ही नहीं मिल रही है. और कुछ जो नए लॉयर्स हैं वो तो लड़ रहे हैं फ्री में भी, उनको पब्लिसिटी मिल रही है. आधे तो टिकटॉकर बन गए इमरान खान के वकील. वो वीडियोस, हाँ, ये वीडियोस डालते हैं पूरा दिन कि आज हम कोर्ट में आए हैं और हमने ये किया है वो किया. मतलब यंग लड़के लड़कियां, उनको तो पब्लिसिटी मिल रही है ना, बट एक सीनियर लॉयर क्यों फ्री करेगा. ये पैसे इसके पास बहुत है, अपने पैसे, बट हिज एटीट्यूड हैज बीन, जहांगीर तरीन और अलीम खान की आप स्टेटमेंट्स देखें, दे यूज्ड टू रन हिज हाउस. वो अपने पैसे, मे बी इट इज सम इनसिक्योरिटी और सम उसका एटीट्यूड है कि मैं अपने पैसे नहीं खर्चूंगा, लोगों से खर्चवाऊंगा. सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल, बट ही इज नो वे उसके पास पैसे नहीं है. He has lots of money. That's not very Pashtun like, या फिर even Punjabi like. That's not the way how Punjabis behave in general. हाँ, बट ये तो कोई स्पेशल एडिशन है ना. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में चाइना को अल्टीमेटम इशू कर दिया. अभी आपको पता है पीछे अटैक भी हुआ था ग्वादर में, जो चाइनीज कॉन्वॉय था इंजीनियर्स का, और पाकिस्तान की फौज का कहना है कि उसमें कोई भी नहीं मारा गया, दोनों टेररिस्ट मारे गए, बट और किसी को खरोच भी नहीं आई. क्वाइट बिलीवेबल अगेन. पर उन्होंने अब अल्टीमेटम दे दिया है चाइनीज को कि आपके पास 90 दिन है. अब इस अल्टीमेटम को दिए हुए भी 15 दिन हो गए हैं कि आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और निकलें.
किस तरह के चैलेंजेस आप समझते हैं कि चाइनीज को आने वाले वक्तों में आ सकते हैं बलूचिस्तान में? क्योंकि अब जब अल्टीमेटम दे दिया तो उन्होंने ये भी कह दिया साथ में कि अब आगे अटैक्स जो है वो इंटेंसिफाई होंगे, कम नहीं होंगे। सी उसमें कपल ऑफ थिंग्स कि ये जो बलोच हैं चाइनीज को वार्न कर रहे हैं काफी देर से, जब से ये सीपेक शुरू हुआ ना, तब से उनको वार्न कर रहे हैं कि आप यहाँ मत आके एक्सप्लॉइट मत करिए, डोंट ब्रिंग योर पीपल ओवर हियर बिकॉज दे आर अफ्रेड कि दे विल बिकम अ माइनॉरिटी इन देयर ओन होमलैंड। तो ये काफी देर से कर रहे हैं। और यही नहीं है, बलोच ही नहीं है, कई जो टीटीपी जैसे है, टीटीपी ने भी वार्न कर रखा है चाइनीज को कि जिस तरह से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उइगुर्स की, मुसलमानों की चाइना के अंदर, वी विल टेक रिवेंज अगेंस्ट यू ऑन दैट। तो जैसे दिस दासू डैम में लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर दैट, they attacked a bus. So there's a lot of dissatisfaction and unhappiness with the Chinese among several groups, not only the BLA. But क्योंकि ग्वादर जो है, and that is the finishing point of the of CPEC, तो उसमें एक खास significance है. And the more the Chinese are targeted, और उसमें यहाँ बलूचिस्तान में एक और बात हो गई है कि TTP has also, as per media reports, established some sort of a linkage with some Baloch groups. तो जैसे जो पश्तून एरियाज हैं बलूचिस्तान में, ज़ोब रिसेंटली TTP had attacked that. TTP has also set up a province of their own विलायत, what they call, in Kalat and Makran. उनका उन्होंने अपना चैप्टर खोल दिया है, and they have links with now with the Baloch. So the Chinese and the Pakistan army will now be facing a two-front thing, both from the TTP and from the Baloch in the Baloch areas of Balochistan. वो they are facing the TTP in the Pashtun areas anyway. और केपीके और फॉर्मर फाटा में तो फेस कर ही रहे हैं टीटीपी को, बट अभी बलोच एरिया में भी टीटीपी हैज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स। तो मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी को ये दोनों तरफ से ये झेलना पड़ेगा। एंड द चाइनीज ऑफ कोर्स, चाइनीज आर वरीड। चाइनीज ने कई बार ये कहा है पाकिस्तान को कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हमें करने दो। सो फार उन्होंने, अब दे हैव गॉट दिस टू सिक्योरिटी डिविजंस आल्सो, पाकिस्तान ने सेटअप किए हुए हैं टू सिक्योरिटी डिविजंस। बट इसी टेरेन ऐसा है, यू आर गार्डिंग पीपल ऑन द बलोच एंड द लोकल जो मकामी लोग हैं उनको तो सारे रास्ते मालूम है, दे नो द टेरेन मच बेटर देन व्हाट द पाकिस्तान आर्मी नोस। और आई थिंक वो फायदा भी उठा रहे हैं ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का, लोगों में कोई कोहेजन नहीं है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है? और एक और चीज मैं कह दूं, अब टीटीपी और मेरे ख्याल बलोच को भी जो इक्विपमेंट वेपन्स जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, जैसे टीटीपी के पास अब गॉट नाइट विजन ग्लासेस, थर्मल इमेजिंग, स्नाइपर राइफल्स, तो ये सब ग्रेजुअली अब इस इलाके में अवेलेबल हो गया है। मुझे ये पता नहीं बलोच के पास भी ये है कि नहीं, बट टीटीपी के पास सर्टेनली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी आ चुकी है। वो केपीके की पुलिस ने कह दी ये बात कि इनके पास अमेरिकन वेपन्स हैं। हाँ तो हैं, तो they've either bought from the Taliban or Taliban has given it to them as a gift. बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या टेन्योर होगा ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है? क्योंकि आती तो पाकिस्तान में 2-3 महीने के लिए है, फिर वो रह ही जाते हैं। क्या लगता है आपको इलेक्शंस का क्या होने वाला है, क्या इनका टेन्योर रहेगा? उसी में देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स हियर। एक तो नॉर्मली 90 दिन का टेन्योर होना चाहिए केयर टेकर्स का, टू होल्ड इलेक्शंस विद 90 डेज, एंड नॉर्मल कोर्स 90 डेज में इलेक्शंस हो जाती है। इस टाइम ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है कि जो सेंसस, नया सेंसस आया है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस। अच्छा, ये 2021 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पे द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टुक अ डिसीजन दैट वी शुड होल्ड अ सेंसस बिफोर इट इज ड्यू। लास्ट, इसके पहले जो सेंसस हुआ था तो 2017 में हुआ था, सो अगला सेंसस 2027 में होना चाहिए था। जैसे नहीं, हम 4 साल पहले कर लेंगे, तो अगली इलेक्शन के पहले the new census will be ready, delimitation हो सकती है, बिकॉज सब जो इत्यादि पार्टीज थी, they said कि लास्ट इलेक्शन में गड़बड़ हुई थी, we want new census। तो अब नया सेंसस आ गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैज अप्रूव्ड इट। सो एज पर द क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, you have to hold a fresh delimitation before you hold the election। तो इलेक्शन, उसके लिए 120 डेज, 4 महीने का वक्त मुकर्रर है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो अब वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, we have to do this। So there are two clauses of the constitution which are coming to clash। एक तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस 4 महीने का है, और केयर टेकर्स की मुद्दत है 3 महीने की। अब कौन सा क्लॉज प्रिवेल करे?
या तो अगर 90 दिन में करना, फिर डीलिमिटेशन ही हो सकती, डीलिमिटेशन ही होगी, देन द ईसीपी इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो करती है, देन द केयरटेकर्स टर्म गेट्स एक्सटेंडेड, व्हिच अगेन इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ तरह से वाया मीडिया या कुछ क्या करेंगे, क्योंकि सी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 3 मंथ्स आप डिलिमिट करते हैं, फिर 1 महीना देते हैं ऑब्जेक्शंस के लिए। एक जो चीज उन्होंने मैनिपुलेट की है कि द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस दे हैव मैनिपुलेटेड इन अ मैनर कि नेशनल असेंबली की सीटें किसी प्रोविंस की बढ़ेंगी नहीं। अगर वो बढ़ती तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए था डिलिमिटेशन करने के लिए, और क्योंकि नेशनल असेंबली है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता नहीं। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड जब मई के अंदर प्रोविजनल रिजल्ट्स आए तो बलूचिस्तान को 6 से 8 एडिशनल सीट्स मिलनी थी नेशनल असेंबली के लिए, और पंजाब की 6 से 8 घट जानी थी। बट जब फाइनल सेंसस का रिजल्ट आया जुलाई में, सो दोज रिजल्ट्स वर टैम्पर्ड विद एंड दे शोड कि नहीं वही सीटें रहेंगी। सो बलोच इस पे भी बड़े नाराज हैं कि हमें 6-8 एडिशनल सीट्स मिलनी थी, वो आपने गायब कर दी। उस गायब करने का ये फायदा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए फॉर डीलिमिटेड द नेशनल असेंबली सीट्स, बिकॉज द नेशनल असेंबली इज नॉट देयर, एंड देन मेजॉरिटी एंड ऑल दैट 2/3 वो सब प्रॉब्लमैटिक होता। तो इस वजह से देयर इज अ कंफ्यूजन कि केयरटेकर की मुद्दत क्या होगी और इलेक्शंस कब होंगे। एक तो चीज ये है सेंसस का। दूसरा ये है कि जाने से पहले जो पीडीएम गवर्नमेंट थे उन्होंने कुछ इलेक्शन एक्ट में चेंजेस किए हैं, गिविंग मोर पावर्स टू द केयरटेकर गवर्नमेंट। तो प्रीटेक्स्ट ये था कि आईएमएफ की कंडीशनलिटीज है, और अगर हमें आईएमएफ का पूरा लोन 3 बिलियन का मिलना है तो वी हैव टू मेक श्योर जो हमने कंडीशनलिटीज अप्रूव की हैं दैट मस्ट बी फॉलोड। देयरफॉर केयरटेकर गवर्नमेंट मस्ट बी एम्पावर्ड not only to hold the elections but also to take care of economic policy. Not sign new agreements, new agreement नहीं कर सकते, but at least जो routine tasks of government है to fulfill the conditionalities of the IMF, ये वो कर सके। So this can also be used as an excuse. अब उन्होंने 2 और चीजें की हैं। One is called Land Information and Management System. वो अपना जो लैंड, about 22 million acres of land, उसको वो कहते हैं कि हम इस पे हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर करके इसका जो प्रोड्यूस है वो हम गल्फ कंट्रीज और चाइना को बेचेंगे और वो यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे, सो वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा है स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। दे हैव आइडेंटिफाइड 28 प्रोजेक्ट्स, जैसे कोई बलूचिस्तान में है या अदर प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे अगेन मिडिल ईस्ट से लोग आके इन्वेस्ट कर सके और उससे पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। तो ये सब चीजें करने के लिए आपकी फोकस इलेक्शन पे जाएगी कि टू गेट इन्वेस्टमेंट्स टू पाकिस्तान टू डेवलप द इकोनॉमी। तो इससे एक लोगों में संदेह है कि ये 90 दिन या चलो 120 दिन भी हो जाए, वहां तक ही रहेगी केयरटेकर गवर्नमेंट या उससे भी 1 साल या 2 साल के लिए चल सकती है। सो अभी देयर इज कंफ्यूजन, लेट्स जस्ट वेट एंड सी। पर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इज सर्टेनली देयर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो प्रेसिडेंट अलवी वाला जो मामला हुआ है, इस पे अगर आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को समझाएँ कि ये कैसे ये होता है? क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने ये अमेंडमेंट के लिए जो बिल्स आए थे, उन्होंने साइन नहीं किए और उन्होंने तो अपने सबॉर्डिनेट्स को कहा कि इनको लौटा दो। अब इस पे डिफरेंट वर्शंस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप लौटा दो तो वो ऑटोमैटिकली लॉ बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप ऑब्जेक्शन करो, तो आपको उसमें लिख के देना पड़ता है कि आप ये साइन नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे। हकीकत क्या है? कैसे होता है ये? जी, आप हम सोचते हैं कि पाकिस्तान अब बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स में यहाँ तक गिरेगा और नहीं गिर सकता। सडनली नाउ द प्रेसिडेंट हैज कम। जो प्रेसिडेंट ने कहा इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड शॉकिंग। पहली बात तो उन्होंने अपने पर्सनल हैंडल से ट्वीट किया, नॉट फ्रॉम द प्रेसिडेंसी का हैंडल, और फिर ट्वीट किया। ये नहीं कि प्रेस रिलीज इशू करे या नोटिस इशू करे, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो 2 बिल्स थे मैंने इन पे साइन नहीं किया और मैंने अपने स्टाफ को बोला था कि नेशनल असेंबली को वापस भेज दो। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन हैं। जब उनके पास बिल आता है, नेशनल असेंबली और सेनेट से पास किया हुआ उनके पास बिल आता है, या तो उसको असेंट करें, अग्री करें, अप्रूव करें, या कोई ऑब्जेक्शन राइटिंग में लिखकर वो नेशनल असेंबली को वापस करें कि आई डोंट अप्रूव दिस। सो देन द नेशनल असेंबली हैज टू and the Senate in a joint sitting has to pass the bill again. Then it goes back to the president.
and then he has no option but to agree. अगर नहीं agree करते तो 10 दिन में it becomes law. All the other bills जो वो प्रेसिडेंट ने रिटर्न किए हैं उन्होंने अपने साइन करके रिवाज के साथ वापस भेजे हैं. ये जो 2 बिल्स हैं, he says कि मैंने अपने स्टाफ को बोला था वापस भेज देने के लिए. हमने these are सरकारी मैटर्स, ये वर्बल नहीं होता है ना कि दैट मैंने उनको बोल दिया वापस कर दे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं. अच्छा, मान लेते हैं. मगर जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसके सारा he tried to put the blame on the principal secretary, he has written a letter to the president saying कि these 2 bills are still with you. आपने हमें भेजे ही नहीं वापस करने के लिए, और मेरे पास प्रूफ है. I can show you the movement of the files. तो president is now caught in a absolute bind. मुझे नहीं लगता president has any option but to resign, because he is और उन्होंने क्यों किया? See, as per the amendments made to the Army Act and the Official Secrets Act, special courts, the cipher case and all, so the case जो दायर किया गया, दर्ज किया गया against this Shah Mahmood Qureshi and Imran Khan is going to be held under that. So suddenly he must have been told by his party, PTI, and realized कि वो ये तो बड़ी गलती होगी अगर ये लॉ बन जाते हैं. So by not doing anything, the government said this is deemed assent. अगर ऑब्जेक्शन होती है तो वो हमें रिटर्न कर देते ऑब्जेक्शन के साथ. अब 10 दिन निकल गए हैं. He has done no, he's not said any objection to it. So it is deemed, तो उन्होंने gazette notification कर दी. It has become law. So now the controversy is it actually law? After what president has said, are these 2 acts valid or are they not valid? तो इसका भी एक जुडिशियल हल होगा. So एक कॉन्स्टिट्यूशनल का बिल्कुल कंफ्यूजन, खिचड़ी पक गई है कॉन्स्टिट्यूशन की. And nobody, there is a lot of divergence, ups and downs. Different lawyers have got different views depending on their party background. But the fact of the matter is that the president has not been upfront. Because अगर तो ये प्रेसिडेंट है ना, उससे सारे बिल्स जो रिटर्न किए हुए हैं वो साइन और अपने रिमार्क्स के साथ किए हुए हैं. ये 2 बिल उसने क्यों कहा कि वापस भेज दो, और कहा भी तो राइटिंग में होना चाहिए कि मैंने ये बिल्स रिटर्न कर दो. और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है वो तो फाइलें तो आपके पास पड़ी हुई हैं. अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी नहीं. He has brought the office of the presidency into ridicule. लोग हंस रहे हैं. प्रेसिडेंट होता है वो रिपब्लिक कंट्री की अलामत है. He is a center, he is the national unity. He is head of the armed forces. He has brought his office into ridicule. So it's again a constitutional bind that Pakistan has entered. When you think nothing worse can happen than this, Pakistan comes out with something or the other. ये एक कहावत है कि that the axe is going to fall on you. Here, everybody seems to be rushing towards the axe. बैल मुझे मार. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. इलेक्शन कमीशन ने मिलने से इनकार कर दिया प्रेसिडेंट से. देखो कितनी उसकी पोजीशन कितनी. After the amendment of the Election Act, the power is given to the Chief Election Commission to announce the dates. इंडिया में भी होता है ना, इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट्स ऑफ इलेक्शन. अच्छा, प्रेसिडेंट साहब खुद इसमें दाखिल करना चाहते थे, जैसे उन्होंने पंजाब असेंबली में 14 मई की डेट दे दी. So the chief election commissioner written to him politely and strongly that this meeting is meaningless because I am empowered to put the date. तो उन्होंने अब रेफरेंस भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये सही है कि नहीं है. Obviously सही है. As per the amendment, election commission is empowered to announce the dates and not the president. So again he is making a fool of himself. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो साइफर वाला मामला है, ये जिस मीडिया हाउस ने ये ब्रेक किया था, इंटरसेप्ट ने, और जो वो जर्नलिस्ट हैं उनके खुद के भी क्रेडेंशियल्स थोड़े से क्वेश्चनेबल ही हैं, क्योंकि वो पहले भी इमरान खान को लेके बहुत ज्यादा एक किस्म के हमदर्दी रखते हैं वो इमरान खान को लेके. और अगर कॉमन सेंस की बात करें तो हमें नहीं ये चीज समझ आती कि अमेरिका सच में एक थ्रेट लेटर भेजेगा पाकिस्तान को कि इमरान खान को निकाल दो और फिर सब सही हो जाएगा. ऑफ कोर्स एक बात हुई होगी, एक कॉन्टेक्स्ट में हुई होगी, उनको नहीं इमरान खान की हरकतें पसंद आ रही होंगी, किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे. पर पहले तो ये कहना कि हमें वो थ्रेट लेटर मिल चुका है, और फिर इंटरसेप्ट की तरफ से ये भी चीज कह दी गई कि ये हमें फौज के अंदर से ही किसी ने दिया है, ये हमें इमरान खान या फिर कुरैशी इनमें से किसी ने नहीं दिया है. पर फंसने के टाइम पे कुरैशी को जेल में डाल दिया. अब इमरान खान हैज आल्सो बीन बुक्ड इन दैट, और उसमें तो आप बाहर आ ही नहीं सकते ना, वो तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक लीक कर दिया. इसका क्या तोड़ है, क्योंकि कोई सबूत तो है ही नहीं.
नहीं, इसमें see this is at the time when Imran Khan went to Russia, the day Russia invaded Ukraine, उस टाइम से अमेरिका कह रहा है कि भी this is a wrong thing, we don't like this, and they made it publicly. It's publicly known that this is what the US position was. They were not happy with Imran Khan's doing this. अब ये देखिए, दो डिप्लोमेट बात कर रहे हैं, और अगर मैं चाहता हूं कि रिजीम चेंज हो पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट को बोलूंगा, बिकॉज ही नोज पाकिस्तानी डिप्लोमेट टेलीग्राम भेजेगा, वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस में जाएगा. तो अगर मुझे रिजीम चेंज करना भी है तो मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट को थोड़ा बोलूंगा. यू नो, इट इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी. एंड ये टेलीग्राम पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भेजी है, ना कि अमेरिकन ने. अब ये भी पता नहीं कि वो डोनाल्ड लू ने ये बोला भी था कि नहीं. It is the version of the Pakistani ambassador that this is what he said. And as the State Department has clarified, there is no threat. There is no implied that X should be replaced Imran Khan or Y should replace Imran Khan. Well, this is not diplomatic language at all. All will be forgiven. हालांकि Pakistan is used to being treated and talked to like this. जैसे बुश ने भी कहा था, we'll bomb you into the Stone Age. Sorry, not Bush, his Secretary Defense. He had said. पाकिस्तान को ये आदत है कि लोग उन पे इस तरह बरस के बोलते हैं. पर मुझे नहीं लगता कि एक तो ये बात यही होगी, दूसरा इंटरसेप्ट इज सो वीक कि द सोर्स बेस्ड ऑन अ सिंगल सोर्स एंड फ्रॉम द मिलिट्री. और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस केबल की सिर्फ एक कॉपी मिसिंग है, वो इमरान खान की कॉपी है, और इमरान खान खुद उसका एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरे से कॉपी गुम गई. अरे भाई, दीज आर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, आपके ऑफिस में आती है, आपकी पर्सनल नहीं है. हाउ कैन दे गेट लॉस्ट? That means he's given it away somewhere. So, उसके लिए he's booked for that. Now, for violation of official secrets, violation of his oath of office by revealing the contents, he is liable for punishment up to 15 years, in some cases even death. The penalty for this in the act is even the death penalty. But ये उन्होंने produce तो नहीं किया ना, contents तो नहीं दिखाया उन्होंने इंटरसेप्ट ने कि ये लिखा था. No, they are reproducing it. So obviously they have access to the cipher telegram. और मिसिंग सिर्फ एक ही है. Nobody has said कहीं और से मिसिंग है, एक ही मिसिंग है कॉपी, जो इमरान खान की कॉपी थी. And his principal secretary आजम खान has given a sort of बयान उससे दिया है मजिस्ट्रेट के आगे कि मैंने इमरान खान से अगले दिन पूछा कि वो जो कॉपी वापस कर दो, अकाउंट करनी है. इमरान खान से नहीं, मैंने वो मिसप्लेस कर दी है. So he has given this statement, which is the most damaging statement for Imran Khan. और इमरान खान ने जेआईटी को खुद कहा है कि हाँ, मेरे से मिसप्लेस हो गई. You feel उसने दे दी होगी सच में, या फिर सच में अपने पास रखी होगी और झूठ बोल रहा होगा कि गुम हो गई? क्यों बोलेगा? वो तो अपने आप की फिर कवर खोद रहा है ना अपनी. If उसके पास है and he says कि नहीं है, obviously it has been leaked out to us because diaspora में किसी ना किसी के पास पहुंच गई होगी ये, and that's why he's being used. Because उस टाइम तो उसने सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई है अमेरिका से, this is the way I can bail myself out. तो जो क्राउड में जो 3 महीने 4 महीने उससे यही कहता रहा कि अमेरिका कॉन्स्पिरेसी, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो ही फाउंड इट वेरी यूजफुल. ही नेवर रियलाइज कि उसको लेने के देने पड़ जाएंगे. पर वो मुकर गया उस बयान से. बाद में तो वो मुकर गया उस बयान से. उसने कहा कि ये तो सारा हुसैन हकानी का किया धरा है. ही इज सच अ लायर. कहना नहीं चाहिए किसी के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बट वो ही थिंक्स टू मेक यू टर्न्स is a sign of greatness. कोई ऐसी बात नहीं है. अमेरिका को ब्लेम करते करते नहीं से नहीं, वो भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है. Then again बीच में आया था कि no, it's American this thing. So you can't trust whatever he says. He has now committed himself. There is so much documented proof. आर्मी ने इतनी बार समझाया कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, वहां पे इशू डिस्कस हुआ था. There is no conspiracy. बिल्कुल. So he has really dug his अपनी कबर खुद खो दी है. मुझे तो लग रहा है वो डायस्पोरा मेंबर जिसने इंटरसेप्ट को कॉपी दी है ना, सो कॉल्ड थ्रेट लेटर की, वो मुझे तो ये आदिल राजा लग रहा है. क्योंकि इमरान खान ने इतने बेवकूफ लोगों पे यकीन किया है. ये आदिल राजा ने भी अलग से एक फंड सेटअप कर दिया है कि मुझे आप भेजे पैसे, हम इमरान खान के लिए केस लड़ेंगे. पता नहीं ये किस तरह का मुल्क है कि इनका इतना बड़ा नेता जेल में है और लोग उसके नाम पे पैसे कमाने में लगे हुए हैं. I don't know. This is a US based magazine, I think. तो कोई possibly in the US कोई होगा जो confidant है, who is organizing meetings with the congressmen and things like that. तो मुझे I don't know who the person is.
but नहीं, वो definitely one आदिल of his राजा books. था ना, ये जो हाँ, वो जो लंदन में है, एक्स हाँ। एक्स आर्मी, हाँ हाँ हाँ। मतलब पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि उसका जो सोर्स है इंटरसेप्ट वाले बंदे का, वो आदिल राजा है। अच्छा, okay, quite possible. I mean, I can't confirm or deny that. I don't know. हम्म। वो जो नसीर वाली वो जो बातें बताना इमरान खान को कि ये तुम्हें मारना चाहता है, जनरल फैजल नसीर, ये सारी जो थियोरीज है Dirty ये Harry, आदिल हाँ, राजा की है। Dirty Harry, as he calls him, हाँ, Dirty Harry. उसने फंसाया Yeah. उसको अच्छे से। So अच्छा, there मैंने must be लास्ट some, हाँ, there must be people who are giving him this information. It's quite possible. But his goose is cooked in this, because these are not things to be taken lightly. और उसके बाद देखिए जो एम्बेसडर था जिसने केबल भेजी, he came back as foreign secretary. बिल्कुल बिल्कुल। है ना? And he would have been talking to the government and the government would have asked him हुआ क्या actually, और अब ये देखिए कि इंटरसेप्ट वाले का कहना है कि हमें फौज में से किसी ने दिया है, तो उन्होंने पूरा हाँ, इमरान खान को कवर भी किया है कि भाई इमरान खान तो हमारा सोर्स नहीं है, हाँ। अगर कोई है तो फौज के अंदर से ही है। लास्ट सवाल है मेरा आपसे ये कि क्या सोच के पाकिस्तानियों ने ये मशाल मलिक को अपनी कैबिनेट में बिठाया? मतलब जेकेएलएफ ने मशाल मलिक को डिसोन कर दिया। वो कह रहे हैं कि 9 साल तक मशाल मलिक ने यासीन मलिक से मिलने तक की कोशिश नहीं की, and she in no way represents Yasin Malik's political ideology or Kashmiri aspirations at large. Why did they elect her to be part of the cabinet? See, it's very difficult, to assume कि उनके माइंड में क्या था, पर हमें जो ये देखना चाहिए कि इट्स बेसिकली एन एफर्ट ऑन देयर पार्ट टू शो कि देखो हमने एक कश्मीरी को रिप्रेजेंटेशन दी है एंड ट्राई एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद इंडिया. इट मेक्स नो डिफरेंस टू, अभी हमें क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर टू अस? A lot of people have hyped it up over here. It makes no difference. I don't think so. She is politically active or she's intellectually, can contribute anything. But just एक नाम करके कर दिया क्योंकि यासीन मलिक के खिलाफ केस है, he is in jail, तो एक पब्लिसिटी मिल जाएगी कि देखो उसकी वाइफ को हम ये कह रहे हैं, then she will get platforms in which she can address and make speeches and things like that. But these are such small petty gimmicks. हमें तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. That's my personal view. आई थिंक एफर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं वो कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज फिर से कैसे करें, क्योंकि इनके हाथ तो कुछ लग नहीं रहा है। तो मशाल अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हो तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही कोई समझदार हो, आपको सब आता है। तो शायद वो उस चीज पे कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं कि ये अच्छी अंग्रेजी बोलती है और अच्छे से हमारा प्रोपेगेंडा कर सकती है। बट आई थिंक वो ऑलरेडी बैकफायर कर गया उनके लिए, क्योंकि जब जेकेएलएफ ने ही कह दिया कि इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। एंड ऑल्सो देखिए 70 साल से तो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? 70 years they are trying. एंड दूसरा, द जेकेएलएफ आइडियोलॉजी इज इंडिपेंडेंस, है ना? इट इज नॉट द हिजबुल, नॉट मर्जर विद पाकिस्तान. सो क्या सोच के उन्होंने, unless of course she also says कि I don't accept the JKLF. I haven't seen any statement from her that she doesn't. She has renounced JKLF ideology. So it's confused. I don't know why, but maybe they think कि हाँ, जैसे आपने कहा अंग्रेजी अच्छी बोल लेती है, and then she can talk and maybe जिनीवा भेज देंगे या UN में भेजेंगे और वो बात कर सकेंगे. But खैर शी ओनली पार्ट ऑफ द केयरटेकर. देखिए अगली गवर्नमेंट में उसको लेते हैं कि दैट विल बी अ डिफरेंट मैटर बिकॉज़ दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग. बट ये जो शी इज ओनली ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट द रियल कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर देयर इज अ मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, तो वहां पे इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल sort of assignment. So let's see if the new government comes and then they appoint her as Minister for Kashmir Affairs. पहले भी तो That रखा will था be इन्होंने different. शहरियार अफरीदी, वो जो अमेरिका जिसको भेजा था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वहां जाके लड़कियों की वीडियोस बनाना शुरू कर दी उसने कि ये देखो कैसे कपड़े पहन रही हैं, कैसे रोड्स पे रह रहे हैं. तो वो हद है. कश्मीर इशू को हाँ पॉपुलराइज हाँ कर रहे थे. हाँ हाँ. और ये तो रिकॉर्ड पे है कि जेकेएलएफ के साथ पाकिस्तान का जो फॉल आउट हो गया था इसी डिफरेंस पे कि जेकेएलएफ का मौकफ ये है कि कश्मीर को इंडिपेंडेंस दे दो कंप्लीटली, पीओजेके को और जम्मू कश्मीर को मिला के.
और पाकिस्तान का है कि हमारे साथ मर्ज कर दो, तो ये हिजबुल मुजाहिदीन और ये जैश ए मोहम्मद किस लिए बनाए गए थे? ये जेकेएलएफ के कम से कम भी 300 इनके फाइटर्स थे जिनको इन्होंने मरवाया था बिल्कुल हिजबुल ने। उनको हाँ, अंडरकट करने के लिए ही हिजबुल को खड़ा किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So that was very clear because initially जब शुरुआत हुई थी 89 में, the only organization there was JKLF, and they had a legacy, and Pakistan didn't like that. So within, I think very soon they totally undercut them. They finished off their leadership. A lot of people they got rid of, जैसे आप कह रहे हैं, and so now to promote somebody who is married to somebody from JKLF, confused sort of a thing. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका तिलक जी आज ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मुलाकात होगी। अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपने नहीं कहा हो और आप कोई आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो प्लीज गो अहेड। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, इट्स बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने सारी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक जैम एंड सो मेनी अदर काइंड ऑफ थिंग, सब आपने कवर किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। सेम हियर। तो फिर मुलाकात होती है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें इफ यू डीम इट अप्रोप्रिएट। बाय फॉर नाउ।